सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट फिज़िक्स के टॉपिक पे फॉर द एनडी प्रिपरेशन, दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। तो आई होप दैट यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस और आप अपनी सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मेरे वीडियो फटाफट डली जा रही हैं। तो आप अपने मतलब वीडियोज़ को जल्दी जल्दी देख के उसके नोट्स बनाइए, उससे प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का एक्चुअली में डेट बहुत नज़दीक है। मतलब 12 अपेयर इज़ नॉट वेरी फार एंड इवन आज तो नोटिफिकेशन आने वाली है, 10 दिसंबर है। तो आई होप दैट यू विल फुलफिल दैट फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डेट का वेट मत करना, जल्दी कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ बात। अच्छा, एक और चीज़ बताने चाहती हूँ। देखो मेरे पास, अब तुम लोग पूछोगे कि आपने एनडीए का पेपर दिया है, जो आप एनडीए के प्रिपरेशन कराते हो। तो देखो मैंने 3 बार पेपर दिया है, उमच के मेहनत भी की है, ठीक है, उमच के मेहनत भी की है। और इवन 3 बार देने के बाद मेरे पास एक्स्ट्रा 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। तुम बोलोगे कि तुम आपसे नहीं निकला तो हम आपसे क्यों पढ़े। देखो, निकलना ना निकलना एक अलग बात होती है और मेहनत करना एक अलग बात होती है। लेकिन मैंने अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी है। मैं टेंथ में भी अपने स्कूल की टॉपर रही, 12 में भी अपने स्कूल की टॉपर रही, 11th में भी अपने स्कूल की टॉपर रही, 12 में 7 डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बनी थी। और डीसी सर से मुझे प्राइजेस भी मिली है। तो ये इम्पोर्टेंस नहीं है। और एनडीए के एग्ज़ामिनेशन में मैं जहाँ से इसकी तैयारी करती थी एनडीए की, वहाँ से मेरे को हर एग्ज़ाम में आई एम पास्ड और इवन टॉप 20 में मेरा नाम रहता था। मैं नहीं जानती ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3rd अटैम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत की थी। मतलब लास्ट अटैम्प्ट जो हुआ था तुम्हारा, दैट इज़ ऑफ 2025 एनडीए 2, इसमें हुआ था, मेरे पेपर भी बहुत अच्छे गए थे, लेकिन गर्ल्स की सीट घटा दी गई थी। जैसे तुम उसके इन्फॉर्मेशन से पता चला कि देयर इज़ ओनली 500 सीट्स फॉर गर्ल्स, इसलिए शायद मैं उसमें से छटा गई। मैं नहीं जानती क्या है, तो कोई रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न देना गलत बात होगी, बट मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मार्क्स की रेंज को इतना बढ़ाओ कि कोई भी ना सिलेक्शन तेरी लाइफ में ना आए। क्योंकि मैंने ना रिजेक्शन बहुत देखा है सिलेक्शन से ज़्यादा। तो मेरे लिए हार का एक्सपीरियंस बहुत है, बट नॉलेज का एक्सपीरियंस उसी हार के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि फर्स्ट बार जब मैं नहीं निकली थी, तो मैंने अपने आप को एकदम धैर्यतापूर्वक दोबारा प्रिपरेशन कराई थी। सेकेंड बार भी नहीं निकली, क्योंकि उस टाइम 11-12 का बर्डन बहुत था मेरे पे। और क्योंकि हम लोग स्कूलिंग बैकग्राउंड से आते थे, तो हमारा 6 बजे से लेके 3 बजे तक टोटल टाइम स्कूलिंग पे जाता था। फिर आके स्कूल्स की तैयारी करो, प्री बोर्ड्स की तैयारी करो, बोर्ड की तैयारी करो, सिलेबस ख़त्म करो, एंड इवन उसके साथ 11-12 दोनों पढ़ो। ये बहुत बर्डन हो जाता था। ये एक्सक्यूज़ मेरे तरफ से, मानती हूँ जिनको करना है वो करेंगे, बट ये मेरी प्रॉब्लम्स थी। और अगर आप एक गर्ल हो ना, तो आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो अपनी फैमिली से। और वो भी जिनकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, उनको तो हर चीज़ में बाहर निकलना ही पड़ता है। तो मैं बस इतना बोलूँगी, तुम करो मेहनत, और मेहनत ऐसा करो जो एफर्ट दे। मेरी तो मेहनत मेरे लिए तो वैसे ही हो गई है जो बिना मतलब करके भी कुछ नहीं मिला मेरे को। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट 2 अटेम्प्ट बचे हैं, बट मुझे नहीं मन कर रहा इसको कंटिन्यू करने का। मैं चाहती हूँ कि मेरी टीचिंग क्वालिटी अच्छी है, तो मैं आप लोग को पढ़ा दूँ और आप लोग इतने सिलेक्शन लेके आओ ना कि मुझे कभी अपने 3 बार रिजेक्शन का गम ना हो। सो लेट गेट स्टार्टेड, दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, ये तो जानते हो, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कि जब एक लाइन में मोशन हो रहा है तो 1D मोशन होगा, 2D मोशन प्लेन में होता है, और 3D मोशन स्पेस में होता है। इसीलिए मोशन इन अ प्लेन क्या है? 2 डायमेंशनल है और ये स्पेस में अकर्ड होता है। सेकेंड थिंग इज दैट 2 डायमेंशनल को क्या चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। मतलब एक x कोऑर्डिनेट लो, या फिर एक y कोऑर्डिनेट लो, या फिर z लो और y लो, या फिर z लो या x लो, जो लेना है लो, बट 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। और उनके बीच में जो प्लेन आता है उसी को हम लोग प्लेन बोलते हैं। और यहीं पे तुम उसका मोशन जब किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफाइन करते हो, तब उसको जाके हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज इट इज़ इन 2D मोशन, ठीक है। ये पोजीशन डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। कैसे? ये भी सिखा देती हूँ तुम्हें।
जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल फोटो को बनाएं और उसमें एक बॉडी को प्लेस करें दैट इज इन द पॉइंट P। मान लो ये एक क्या है, 2 डायमेंशनल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे पॉइंट P है और इसका पोजीशन एक स्टैंडर्ड पॉइंट से ओरिजिन से लेंगे तो ये क्या निकला OP। ठीक है, लिखते क्या है, ये 2 एक्सिस पे डिफाइंड है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, x इसका x पे कोऑर्डिनेट और इसका y पे कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड। ये भी पहले बता चुकी हूँ मैं पिछली बार जब स्पीड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और वेलोसिटी पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिसके पास डायरेक्शन होती है, बट स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल की बात किया जाए तो क्या टॉर्क हो गया, वेलोसिटी हो गया, लेकिन स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल की बात किया जाए तो डिस्टेंस हो गया और स्पीड हो गया। नाउ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे आप किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। देखो जैसे कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कंपोनेंट्स होते हैं, मान लो एक वेक्टर है ए, ये हो गया, जब किसी एरो तक एक पॉइंट तक ले जा रहे हो और उस वेक्टर को कोई एक नाम देते हो तो उस वेक्टर का मान लो नाम ए रखे तो इसके ऊपर मस्ट भी एक एरो देना जो उसकी वेक्टर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स बांटे जाते हैं। अब ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स स्पेस के कंपोनेंट ए कॉस थीटा और ये थीटा क्या है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, ये जो थीटा क्या है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है। अंडरस्टूड। और साथ ही साथ ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए साइन थीटा। समझ आ गया। तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट में क्या मैग्नीट्यूड क्रिएट कर रही है, ये लेंथ क्या हुआ, ये लेंथ क्या हुआ, ये लेंथ हो गया एक्स एक्सिस का, ये लेंथ हो गया वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस में ए साइन थीटा और एक्स एक्सिस में क्या हो गया, दैट इज ए कॉस थीटा। तो इसको ए एक्स से डिनोट करते हैं और इसको ए वाई से डिनोट करते हैं। समझ आया। नाउ ए एक्स बराबर क्या हुआ, ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर क्या हुआ, ए साइन थीटा, और इसका रिजल्टेंट क्या निकला, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ये निकलेगा क्या, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली इनका वैल्यू 1 आ जाएगा और दैट विल बी 2a का स्क्वायर का रूट और दैट विल बी √2 ऑफ a। इसका क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट। ये निकालने का तरीका होता है वेक्टर a का रिजल्टेंट। और ये हो गया इसकी मैग्नीट्यूड, ये जो ये डिस्टेंस है इसकी, ये जो इसका डिस्टेंस है इसका वैल्यू निकालना। अब इसका एंगल थीटा कैसे निकालोगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है, दैट इज tan इनवर्स बराबर y बाय मीन्स ay बाय ax। इस फॉर्मूला पे पुट करोगे और थीटा को इधर ही रख के tan इनवर्स को उधर करोगे, दैट इज थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ ay बाय ax। ये तुमको हेल्प करेगा फॉर डिटरमाइनिंग द थीटा, ये तुमको उसके रिजल्टेंट निकालने में हेल्प करेगा। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, जब मान लो दो वेक्टर है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। अब एक वेक्टर दूसरे के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट वो दोनों वेक्टर के प्लस के बराबर होता है। यही हो गया ट्राइंगल लॉ। प्लेस टेल ऑफ वन वेक्टर एट द हेड place tail of one vector at the head of the another vector led to the resultant will be a vector plus b vector। rectangular law क्या कहता है, vector from same point diagonal give the resultant। अगर दो वेक्टर है और वो दोनों ही एक पॉइंट पे आके, उन दोनों का टेल अगर एक पॉइंट पे आके मिलता है तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो उस दोनों से बने हुए पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा, और जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और उसका जो एंगल क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। सबकी डेरिवेशन होती है बट मैं रिविजन सीरीज चला रही हूँ हर चैप्टर की, जिससे तुम रिवाइज कर पाओ, क्योंकि यू आर इन 12 और अपियरिंग टू द 12th, तो तुमने 11 पोर्शन ऑलरेडी कवर्ड कर लिया होगा, तो तुम्हें ये सब आने चाहिए। ठीक है। नाउ
अब बात करते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जब आप एक बॉल पकड़ते हो और उसको थ्रो करते हो, उसको फेंकते हो, तो वो क्या करता है, एक ऐसा मोशन को अकड़ कर आता है, ऐसा मोशन करता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। तो तुमने कुछ वेलोसिटी के साथ उसको फेंका, दैट इज द यू वेलोसिटी। यू वेलोसिटी उसका हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी क्या होगा उसका, हॉरिजॉन्टल में उसका यू कॉस थीटा अपॉन में टी डिस्टेंस होगा, और वर्टिकल में उसका डिस्टेंस डिटरमाइंड बाय होगा जी, और जी हमेशा वर्टिकल में नेगेटिव होगा क्योंकि वो अपवर्ड मोशन कर रहा है अपोजिट टू द ग्रेविटी, इसलिए उसका जी नेगेटिव होगा। तो वही एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस जो कवर्ड होगा और वर्टिकल में जो डिस्टेंस कवर होगा तुम्हें मिल जाएगा। एक और चीज़, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा और एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, तब इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटेगी और एट द अपर मोस्ट पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगी वर्टिकल, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगी। लेकिन फिर वो जब नीचे आएगी तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी, बट हमेशा से चाहे वो नीचे से ऊपर जाए और ऊपर से नीचे आए, आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जब नीचे से ऊपर जा रही थी तब हाईएस्ट पॉइंट तक क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट तक घट घट के जीरो हो जाएगी, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट तुम्हारा कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगा। फिर जब नीचे आएगी तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और उसकी वेलोसिटी भी नीचे हो रही है। तुम्हें याद इसमें बस इतना ही रखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया यू कॉस थीटा अपॉन में टी, वर्टिकल का यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। अनदर थिंग इज दैट क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, मैक्सिमम हाइट क्या हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, वो 45 डिग्री की रेंज है। जब ये थीटा 45 डिग्री के बराबर हो, जब ये थीटा 45 डिग्री के बराबर हो जाता है तो इसकी जो रेंजिंग होती है, मतलब ये डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, ये सबसे मैक्सिमम निकलती है। और ऊपर से ये हो गया इसकी मैक्सिमम हाइट, और जो टाइम लगा इस पूरे रेंज को कवर करने में, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब कुछ आर रेडियस के साथ और वी वेलोसिटी के साथ एक सर्कुलर मोशन कैरिड आउट करा रहा है, तब उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो एक पत्थर तुमने बांधा और उसमें एक सूता बांधा और उसको घुमा रहे हो, तो वो घूमेगा 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 और एक ही लय ताल में लगेगा, वो बाहर क्यों नहीं चला जाता, क्योंकि उसको अंदर एक फोर्स खींचती है, जो फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स जो होता है वो क्या होता है, m इंटू ए, जिसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज v स्क्वायर अपॉन में r। तो a बराबर व्हाट, v स्क्वायर अपॉन में r। क्या होता है उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू, v स्क्वायर अपॉन में r। तो f क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स v स्क्वायर अपॉन में r। अनदर फॉर्मूला इन द केस ऑफ वेलोसिटी एंड ओमेगा, वेलोसिटी हो गया तुम्हारा किसमें, तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन में वेलोसिटी, और सर्कुलर मोशन में तुम्हारा ओमेगा, तो v बराबर ओमेगा आर। ये हो गया तुम्हारा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, दोनों के बीच, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, v बराबर ओमेगा आर। और अल्फा हो गया तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन, और सॉरी अल्फा हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ए हो गया तुम्हारा क्या, लीनियर एक्सेलरेशन। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ए बराबर अल्फा इंटू आर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो फ्रीक्वेंसी होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो 1/t होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, और साथ ही साथ t बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई r अपॉन में v। ओके, समझ आई बात, t बराबर 2 पाई r अपॉन में v, ओमेगा बराबर 2 पाई f। अब रिलेटिव वेलोसिटी तुमने 1d पे भी पढ़ा था, क्या वही चीज़ यहाँ पे भी है बट स्पेस में डिफाइन करना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वी ए माइनस वी बी, और वही अपोजिट डायरेक्शन में जब बी चल रहा हो तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ए बी बराबर वी ए प्लस ऑफ वी बी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जैसे इसको किस किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम में, रिवर मैन प्रॉब्लम में। अगर तुमने 11th के एनसीईआरटी बनाई होगी तो ये सब पे क्वेश्चंस भी दिए हुए कि कैसे सबका इस्तेमाल किया जाता है।
एक बार रिवाइज करा दूँ, हो जाएगा फिर तुम्हारा एक और बार क्लियर। और मैंने पढ़ा दिया है सब। अब तुम बस एक बार फॉर्मूला मैं तुम्हें रिपीट करती हूँ, तुम बस सुनते जाना, तुम्हारे दिमाग में बैठते जाएगा, ठीक है। और घर में इसको पढ़ना सो दैट इट विल मेक यू मच मोर क्लियर, ठीक है। सबसे पहले आता है मोशन इन अ प्लेन में किसकी बात? जब मोशन इन अ प्लेन की बात हो रही है मतलब 2D मोशन है, 2D मोशन है मतलब स्पेस में मोशन हो रहा है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर का करना है तो उसकी रिजल्टेंट ax प्लस ay का ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का होल रूट स्क्वायर होता है। और tan थीटा बराबर ए वाई अपॉन में ax होता है। ट्रायंगल लॉ, जब दो वेक्टर में से एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पे आके जुड़ता है तो उनका रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। रेक्टेंगुलर लॉ, यानी कि जब दो वेक्टर एक पॉइंट में आके मिलते हैं, जब दोनों का टेल एक पॉइंट में आके मिलता है तब उनका जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल होता है, क्योंकि वो जो पैरेललोग्राम बनाएंगे उस पैरेललोग्राम को डायगोनल के बराबर उनका रिजल्टेंट होता है। उनका रिजल्टेंट का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है और tan थीटा बराबर b sin थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट को तुम थ्रोन करते हो विद द u वेलोसिटी इनिशियल एंड विद द एंगल थीटा, तब क्या होता है उसकी ux क्या हो गई, ux क्या हो गई, u cos थीटा, और uy क्या हो गई, दैट इज u sin थीटा। कंपोनेंट है x और y एक्सिस पे। तो जब वो ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट तक तब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी घटती है बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। और जब नीचे आता है तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तब भी कांस्टेंट ही रहती है। और एट द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट तुम्हारी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। तो हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस निकालने के लिए u cos थीटा इंटू टी और वर्टिकल का निकालने के लिए u sin थीटा टी माइनस ऑफ हाफ gt का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या, 2u साइन थीटा अपॉन में g। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक कोई भी बॉडी एक पॉइंट के अराउंड प्रॉपर कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी घूमती है। उस केस में उसका एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन में r होता है और जो फोर्स उसको उस राउंडिंग मोशन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल करती है दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में r, जिसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, v बराबर ओमेगा आर। और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट इज a बराबर अल्फा इंटू आर, t बराबर 2 पाई आर अपॉन में v, f बराबर 1 बाई टी और ओमेगा बराबर 2 पाई f। साथ ही साथ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दी अनदर, दैट मीन्स va b बराबर va माइनस वी बी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो va प्लस वी बी। और इसका इस्तेमाल रिवर बोट प्रॉब्लम में और रिवर मैन प्रॉब्लम में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटरली। आई होप इसको बार बार देखना अगर बार बार रिवाइज करना हो, और इसको फटाफट सीरीज को मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। और आई होप दैट दिस सीरीज हेल्प्स यू रियली। और क्लास 10 की भी सीरीज चल रही है, बायो की भी सीरीज चल रही है। तो आई होप दैट यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।